नमस्कार। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों को अपने अंदर समेट के रखता है। तो आज के इस टॉपिक में और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस पैनल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। इस चित्र में मैं ये जो कलाकारी की गई है, ये जो मूल संविधान है उसी के अंदर जो प्रस्तावना का फोटो दिया गया है वो यहाँ हमने इस पैनल पर लिया है, इस इमेज को लिया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना का जो सिद्धांत है या जो प्रारूप है वो हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, प्लस प्रस्तावना का भारतीय संविधान में क्या महत्व है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सबसे अंत में शामिल किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उसके माध्यम से हो गई थी। तो प्रस्तावना का भारतीय संविधान में क्या महत्व है ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा प्रस्तावना के महत्व को इंगित करते हुए कुछ विद्वानों ने, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने भी कुछ टिप्पणियां की है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स या कुछ वर्ड शामिल किए गए हैं जिनकी बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रस्तावना को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान में की प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है, जैसे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो यदि इनमें से किसी भी एक शब्द का मतलब अगर अच्छे तरीके से आपको पता नहीं है तो आप प्रस्तावना का जो अर्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इन सभी अवधारणाओं का अर्थ क्या है, किस तरीके से इनको भारतीय संविधान में अलग अलग स्थानों पर जगह दी गई है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यदि हाँ तो इसका क्या प्रावधान है, किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब कब संशोधन किए गए हैं और क्यों किए गए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रस्तावना में संशोधन करना पड़ा, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन सी सरकार ने वो संशोधन किए और कौन कौन से शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया, उनको किस तरीके से स्पष्ट किया गया, क्या वे सब प्रस्तावना में पहले शामिल नहीं थे। इन सभी चीज़ों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। कई बार ये प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में कई बार ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में अपने ही निर्णय को ओवररूल करते हुए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तावना, जब भी आप भारतीय संविधान का कोई भी छोटा वर्जन या बड़ा वर्जन आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखेगी। यदि आप स्कूल की एजुकेशन पूरी करके हायर एजुकेशन में आए हैं तो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको भी खोलते हुए सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखती है। तो प्रस्तावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनको रेखांकित करता है। तो संक्षिप्त में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का परिचय देखेंगे। सबसे पहला, प्रस्तावना भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और दर्शन को रेखांकित करती है। मार्गदर्शक सिद्धांत मतलब संविधान कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देता है, संविधान के माध्यम से हम क्या क्या भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था में अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। यानी मूलभूत रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के प्रावधानों का मार्गदर्शन करती है। ये सरकार का मार्गदर्शन करती है, समाज का मार्गदर्शन करती है और व्यक्ति का मार्गदर्शन भी करती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो दर्शन है, फिलॉसफी है,
फिलोसॉफी का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को समझना, किसी चीज़ की उत्पत्ति का, किसी चीज़ का उद्देश्य क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझने की जो एक कला होती है, जो एक विषय होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ये भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट की नेचर, इसकी प्रकृति के बारे में भी बताती है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु यानी सॉवरेन, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब रिपब्लिक ये घोषित करती है। ये राज्य की प्रकृति कि राज्य किस तरीके का है। जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण लें तो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, वहां पे मोनार्की यानी राजतंत्र का सिस्टम है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति को तय करती है। ये बताती है कि भारतीय राज्य किस प्रकार का है, इसकी राज व्यवस्था किस प्रकार की है। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, ये चारों आपको याद रखना है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके जो विश्वविद्यालय की परीक्षा है उसमें भी कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है, ये सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सा सब पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी। और सभी नागरिकों के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सभी नागरिकों के लिए ये चार महत्वपूर्ण चीजें उनको उपलब्ध करवाने पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जोर देती है। इसके अलावा ये भारत के लोगों की आकांक्षा और मूल्यों को दर्शाती है। आकांक्षा का मतलब भारत के लोग अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेंस क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उनकी एम्बिशंस क्या है। इन सारी चीजों को का जो सार है वो आपको संविधान की प्रस्तावना में दिखेगा। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों के लिए एक परिचय के रूप में काम करती है। जब आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, इसके शब्दों पर आप जाएंगे, शुरुआत से लेके अंत तक हर शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे संविधान का अगर हम सार कहें, सार गर्भित अगर इसका संस्करण संविधान का कहें तो हम प्रस्तावना को कह सकते हैं। यानी संविधान सभा के निर्माताओं ने पूरा संविधान का जब ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, उसका प्रारूप तैयार हो चुका था, उसके बाद में प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया ताकि किया जा सके संविधान के अंदर जो भी प्रावधान डाले गए हैं, जो भी अनुच्छेद डाले गए हैं, वो उन सभी का सार प्रस्तावना में आ जाए और प्रस्तावना संविधान के सभी भागों का एक सार अपने साथ लेकर चले। तो ये प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों के लिए एक परिचय की तरह कार्य करती है। किसके रूप में काम करती है? एक परिचय के रूप में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि संविधान सभा की प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार हमने कहां से लिया? तो आप सब लोगों को पता होगा कि अमेरिका की जो क्रांति हुई थी 1776 के आसपास, उसके बाद में अमेरिका का संविधान बना और अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। तो हमने हमारे संविधान में भी प्रस्तावना को शामिल करने का जो विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भी प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना को आधार बनाते हुए भी हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाने के बारे में विचार किया। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है। संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत का संविधान कैसा होगा, भारत का राज्य कैसा होगा, आजादी के बाद और संविधान निर्माण के बाद भारतीय समाज, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, इन तमाम चीज़ों पर, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद में आज़ादी मिलने के बाद हम किन मूल्यों को, किन आदर्शों को, किन सिद्धांतों को भारतीय समाज और संविधान में जगह देना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से बातचीत संविधान में की थी, संविधान सभा में की थी। और संविधान सभा ने उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की रचना की है। हम ये नहीं कह सकते कि
उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का अंतिम रूप है? नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रस्तावना के प्रारूप के निर्माण में एक आधार के रूप में काम किया। तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये भी याद रखनी है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना का आधार बना। यानी उद्देश्य प्रस्ताव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की थी, जो एक विजन रखा था कि हमारा आजाद भारत ऐसा होगा, उन सभी चीजों को लगभग संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना पर कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने और कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपने अध्ययन के दौरान और भारतीय संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी करते समय, कमेंट्री करते समय, उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कमेंट किए हैं, कुछ टिप्पणियां की है जो हमें पता होनी चाहिए। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व को इंगित करती है। सबसे पहले हम देखेंगे पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है। संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अर्नेस्ट बाकर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अर्नेस्ट बाकर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसका की नोट बताया। क्या बताया? की नोट। की नोट का मतलब है कि मुख्य विचार कि जिस पे पूरा संविधान टिका हुआ है वो है की नोट। नानी ए पालकीवाला बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने काफी केसेस लड़े और जो केशवानंद भारती केस था उसमें भी इनका महत्वपूर्ण रोल था। इन्होंने भारतीय संविधान के महत्व को इंगित करते हुए एक टिप्पणी की। इसको इन्होंने भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बताया। क्या बताया? आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। आगे बढ़ते हैं। के.एम. मुंशी जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, बॉम्बे से आने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने भी प्रस्तावना के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की और इन्होंने कहा कि हमारा क्या है, हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का मतलब राशिफल, कि ये तय करेगा कि हमारे देश का भविष्य कैसा है, भविष्य में हमारे देश के साथ क्या क्या अच्छी चीजें होने वाली है, किस तरीके से हमारा देश प्रगति के पद पर आगे बढ़ेगा। तो भविष्यवाणी, भविष्य फल कि देश आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये बताने वाला जो दस्तावेज है वो कौन सा है? प्रस्तावना है। और ये टिप्पणी किसने की? के.एम. मुंशी ने। अब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला बहुत बड़े विधिवेता थे, ज्यूरिस्ट थे। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, से मिलती जुलती है। क्या कह रहे हैं जस्टिस हिदायतुल्ला? कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन ये घोषणा से कहीं अधिक है। इट इज मोर देन ए डिक्लेरेशन। ये हमारे संविधान की आत्मा है।
सोल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे राजनीतिक समाज का, अवर पॉलिटिकल सोसाइटी स्वरूप निर्धारित करती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जिन्होंने अपने विचार रखे, और ये विचार आपको याद रखने हैं कि किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा बताया है, या किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को इसका की नोट बताया। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, उन शब्दों का भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है और उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, तर्क क्या है। तो ये संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका एक एक करके हम मतलब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसको संविधान में किस उद्देश्य के साथ शामिल किया गया है और ये क्या इंगित करता है। सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता को अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो इसको बोलते हैं सॉवेरेनिटी। संप्रभुता का अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर कोई भी निर्णय लेने, कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी अन्य राष्ट्र उसको कैसे कानून बनाना है, कैसे अपने आंतरिक और विदेश नीति को संचालित करना है, ये नहीं बताएगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारा जो भी शासन चलता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार, उनके कानूनों के अनुसार चलता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश एक गणतंत्र बना तो उसके बाद में हम लोग क्या हो गए, सॉवरेन हो गए। सॉवरेन का मतलब है संप्रभु। संप्रभुता भारत के स्वयं पर शासन करने के अंतिम अधिकार को दर्शाती है। यानी भारत की दिशा क्या होगी, भारत की दशा क्या होगी, भारत की नीति क्या होगी, भारत का निर्णय क्या होगा, कानून क्या होगा, ये सब भारत खुद तय करेगा। यानी भारत के लोग तय करेंगे। भारत की जो संसद है या राज्यों की विधानसभा है ये अपने लिए कानून बनाएगी। कोई भी दूसरी एक्सटर्नल या बाह्य एजेंसी भारत पर कोई भी कानून थोप नहीं सकती। जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, जो एक राष्ट्र के रूप में इसकी पूर्ण स्वतंत्रता को दर्शाता है। दूसरा, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता ये दर्शाती है कि अंतिम शक्ति भारत के लोगों के पास है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। यदि आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, सबसे पहला आपने यहां देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, हम भारत के लोग। यानी भारत में क्या होगा ये चीज तय करने वाले हम लोग हैं। और भारत के लोग अपनी इच्छा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा। भारत में चुनाव होते हैं हर 5 साल में या उससे पहले, और चुनाव के माध्यम से भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि लोगों की इच्छा को यानी विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं और कानून बनाते हैं जो भारत के लोगों पर लागू होता है। अब एक सवाल आता है कि अगर भारत संप्रभु है तो क्या संयुक्त राष्ट्र के जो कानून भारत पे लागू होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश भारत पे लागू होते हैं, या भारत ने संयुक्त राष्ट्र की और राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ली, क्या उस सदस्यता से भारत की संप्रभुता को कोई फर्क पड़ता है? तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल समूह की भारत की सदस्यता इसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला कारण कि ये सदस्यता भारत पर थोपी नहीं गई है। भारत ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, वॉलंटरी बेसिस पे ये सदस्यता ली है और भारत इस सदस्यता के माध्यम से अन्य देशों के साथ अपने संबंध बेहतर रखता है। जैसे राष्ट्रमंडल समूह में वे सभी देश सदस्य हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी या उपनिवेश रहे हैं। तो भारत ये चाहता है कि हमारा इतिहास एक जैसा रहा है, हम भी भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी रहे हैं, अन्य देश भी ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी रहा है, तो हमारे एक साथ रिलेशन अच्छा होगा तो आने वाले समय में उन देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। तो इसी
चीज को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रमंडल की सदस्यता या संयुक्त राष्ट्र की भारत की सदस्यता इसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती है। तो ये हमने समझा कि संप्रभुता क्या होती है और संविधान में इसको किस तरीके से शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आर्थिक और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे प्रस्तावना का अध्ययन करते समय हम न्याय यानी जस्टिस शब्द को भी समझेंगे, जो सभी नागरिकों के बीच में धन और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। समाजवादी शब्द या सोशलिस्ट शब्द जब मूल संविधान बना था उस समय संविधान में नहीं था। इस शब्द को इमरजेंसी के समय 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरीके के तत्व मिलते हैं, लेकिन समाजवादी शब्द को स्पष्ट रूप से संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। और समाजवादी अर्थ का मतलब क्या है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ये आय, स्थिति और अवसरों में असमानता को कम करने का प्रयास करता है, जोर देता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पर सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों तक समान पहुंच हो। इस समाजवादी आदर्श को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें भी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए काफी सारे प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य के लिए बाध्यकारी करते हैं कि राज्य व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कुछ प्रावधान करेगा। तो ये शब्द यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी शब्द का समावेश सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने और योजना बनाने में राज्य की भूमिका को इंगित करता है। ये जो समाजवादी शब्द है ये हमने मूलभूत रूप से सोवियत रूस से लिया है। समाजवाद का मतलब होता है कि राज्य के उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य सरकार का या समाज का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये हमने जो समाजवादी शब्द है ये कहाँ से लिया है? ये सोवियत रूस से हमने लिया है। और राज्य की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। जो पूंजीवादी विचार है वो अर्थव्यवस्था में राज्य की सीमित भूमिका पर बल देता है, जबकि समाजवाद ये कहता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में समाज का और राज्य की सरकार का अधिक रोल होना चाहिए, अधिक भूमिका होनी चाहिए। हमारे भारत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार अपनाया है, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी तत्वों और समाजवादी तत्वों को एक साथ शामिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भी भूमिका है और निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हुए पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। सेक्युलर का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा और सभी धर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में और सार्वजनिक लाभ प्राप्ति में और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सभी धर्मों के व्यक्तियों को समान अवसर देगा। तो सेक्युलरिज्म को इंगित करता हुआ शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इमरजेंसी के समय इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो कभी कभार आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल था? तो नहीं,
ये संविधान में बाद में शामिल किया गया था। कब? 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। अब इस शब्द का अर्थ क्या है ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात या भेदभाव किए बिना। यदि कोई देश किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन या आधिकारिक धर्म घोषित कर देता है तो अन्य धर्मों के लोग फिर उस राज्य में उनकी भूमिका बराबर नहीं रहती है, उनको रोजगार में या अन्य स्थानों पर कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, सुरक्षित करेगा। भारतीय संविधान की जो मूलभूत अधिकार है भाग 3 में दिए गए, उनमें अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। वो भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि को या प्रकृति को इंगित करता है। दूसरी चीज, भारत किसी भी राज्य धर्म का समर्थन नहीं करता। यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक मामले सरकार के कार्यों से अलग रहे, जिससे व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति मिले। राज्य का कोई धर्म नहीं है और हर व्यक्ति कौन सा धर्म अपनाता है, किस विश्वास में, किस आस्था में यकीन रखता है, यह उसका व्यक्तिगत मामला है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिससे नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, उससे मानने और उसका प्रचार करने या किसी भी धर्म का पालन न करने की अनुमति देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आप किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, राज्य को इससे लेना देना नहीं है। राज्य आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। और तो इसमें एक चीज हमने क्या देखी कि धार्मिक स्वतंत्रता और इसको कैसे सुनिश्चित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक भाग 3 में जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें ये प्रावधान किए गए हैं। यहां पे हमें जो एक कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ये मूलभूत रूप से एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य धर्म से दूरी बना के रखेगा। लेकिन भारत में जो सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लिया गया है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। यूरोप का कॉन्सेप्ट नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां पे राज्य और धर्म के बीच में बिल्कुल अलग आइसोलेशन होता है, जबकि भारत में राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को बराबरी से देखता है। यहाँ पे राज्य धर्म के अंदर कुछ मामलों में कुछ आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है। अब वो कौन से आधार है? जैसे पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर, यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, कानून व्यवस्था और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, वो भी सीमित हस्तक्षेप। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक, आप सब जानते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जिसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार पर जोर दिया जाता है। जैसे ये जो एक महत्वपूर्ण वाक्य है, ये किसने बोला है? आप सब जानते होंगे, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। हम सब लोगों के आदर्श हैं अब्राहम लिंकन, जो 17 बार चुनाव हारने के बाद फिर राष्ट्रपति बने। तो हम सब लोगों के लिए जिजीविषा, धैर्य और संघर्ष की प्रेरणा देने वाले अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र को इंगित करते हुए क्या कहा? लोगों द्वारा, लोगों के लिए एंड लोगों की सरकार।
ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। जैसा भी आपने देखा 2024 में भारत के आम लोकसभा के आम चुनाव हुए। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ पे लगभग 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और उन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जून 2024 में एक नई सरकार का चुनाव किया। तो ये लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, जो ये समय समय पर संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, जिससे लोग अपनी मर्जी के जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके आगे संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र की अवधारणा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता और न्याय की गारंटी भी देता है। अब है गणतंत्र। गणतंत्र की अवधारणा ये दर्शाती है कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत राजा। रिपब्लिक, गणतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का इसका हमने सिद्धांत कहां से लिया है? हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से हमने ये सिद्धांत रिपब्लिक का लिया है, और इसका अर्थ होता है कि गणतंत्र की अवधारणा दर्शाती है कि राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। जैसे भारत का राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसा होता है? निर्वाचित, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो क्या होता है? निर्वाचित होता है। जैसे वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति है, जिनका निर्वाचन जुलाई 2022 में हुआ था। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे हमारी जो आज़ादी पाई थी वो पाई थी यूनाइटेड किंगडम से, और वहाँ पे है मोनार्की, लोकतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे राजा का पुत्र या पुत्री अगला सॉवरेन या संप्रभु बनता है। जैसे यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स III वहाँ के इंग्लैंड के सम्राट बने। तो वहाँ पे वंशानुगत होता है, अपने यहाँ पे निर्वाचित होता है। सत्ता लोगों के पास होती है, वो अपनी ओर से शासन करने के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सत्ता लोगों के पास होती है। जैसे आपने संविधान की शुरुआत में देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोग। यानी ये जो प्रस्तावना है ये किसके माध्यम से समर्पित की जा रही है, ली जा रही है? भारत के लोगों द्वारा। तो अंतिम सत्ता, फाइनल अथॉरिटी भारत में संविधान द्वारा किसको दी गई है? भारत के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। भारत के लोगों के पास क्या है? अंतिम सत्ता है। अब आगे बढ़ेंगे। न्याय, न्याय का मतलब है जस्टिस। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 न्याय के बारे में बात करती है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सभी के लिए समान व्यवहार और समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना। जैसे हमारे भारतीय समाज में सदियों से जाति व्यवस्था रही है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वर्ण व्यवस्था रही है जिसमें विभिन्न
जातियों के साथ सामाजिक असमानता का कर्म स्थापित किया जाता है। तो और जैसे छुआछूत या अस्पृश्यता की जो कुप्रथा है वो भी भारतीय समाज में रही है। तो उन सबको समाप्त करने का जो एक मूल सिद्धांत है जिस पे बल दिया जाता है वो क्या है? सोशल जस्टिस का सिद्धांत। और इसमें सभी के लिए समान व्यवहार और अवसर, सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना। फिर आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो सार्वजनिक संसाधन है उन तक सभी की पहुंच हो। जो राज्य के संसाधन है सभी यूज कर सके। सार्वजनिक रोजगार है उस पर सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। कोई सरकारी नौकरी है या फिर कोई सार्वजनिक कोई सुविधा है उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म या फिर उसके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर सार्वजनिक संसाधनों के सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय दिलाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए ही भूमि सुधार देश में लागू किए गए, जमींदारी प्रथा को देश में समाप्त किया गया। तो ये सब आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास किए गए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का दो मतलब है। एक तो सभी लोगों को जो एक निश्चित क्राइटेरिया या योग्यता को पूरा करते हैं उनको वोट देने का अधिकार है। राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति दो तरीके से भाग ले सकता है, या तो किसी सार्वजनिक पद के चुनाव में खुद खड़ा हो, एमएलए, एमपी या फिर कोई अन्य सार्वजनिक पद, या फिर वो उन चुनाव में वोट देने की योग्यता रखे। तो ये दोनों चीज़ें राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान है, सभी लोगों के वोट का मूल्य एक ही है, किसी व्यक्ति का वोट का मूल्य कम या ज़्यादा नहीं है, इसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली कुछ संविधान में जो अवधारणाएं बाकी रही है उन अवधारणाओं की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए समय समय पर हमारे चैनल को विजिट करते रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमारे इसी तरीके के आगे जो वीडियो आएंगे वो भी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।